हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 31 अक्टूबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला आर्टिकल है अ बर्ड इन द हैंड और दूसरे आर्टिकल में बात होगी द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन्स ऑफ राजभवन। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल है अ बर्ड इन द हैंड, पक्षी हाथ में। ट्विटर अंडर एलन मस्क रिस्क डिटरिएशन इन द कंटेंट स्टैंडर्ड्स। एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर में सामग्री मानकों में गिरावट का जोखिम है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से अभी हाल में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। 240 मिलियन की ये डील थी और अब चूंकि ऐसे में खतरा भी हो चुका है कि प्राइवेट हाथ में जाते ही ऐसा ना हो कि ट्विटर का जो एक स्टैंडर्ड है उसमें कहीं से भी कुछ समझौता हो सके। आगे ट्विटर की बात कही जा रही है जिस तरीके से 280 कैरेक्टर का मैसेज ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है। सबसे यूनिक बात है ट्विटर प्लेटफॉर्म की कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने मतों को जब रखने के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो ट्विटर उनकी पहली पसंद के रूप में आता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राजनेता, एक्टर, एक्ट्रेस, सब कोई की पहली पसंद अपनी जब बात रखने की होती है तो ट्विटर उनकी पहली पसंद के रूप में देखा जाता है। हालांकि जब यूज़र डेटाबेस की बात करते हैं तो जो इसके साथ में दूसरे कॉम्पिटिटर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पहले का फेसबुक, वर्तमान का जो मेटा हो चुका है, इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर यूज़र की संख्या ट्विटर से कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। पर जब बात आती है कि एक मैसेज का प्रभाव अगर उसमें तुलना की जाए तो ट्विटर अपने जो दूसरे संबंधित प्लेटफॉर्म है उनसे कहीं ज़्यादा इसके एक मैसेज की वैल्यू आकी जाती है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले बोल दिया था कि 240 मिलियन की डील हुई है, जबकि ये डील हुई थी 44 बिलियन डॉलर की। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से सभी के दिमाग में प्रश्न अब आ गया है कि जो फ्री स्पीच की बात कही जाती थी वो किस तरीके से अब इस प्लेटफॉर्म पर आगे प्रमोट होगा। हालांकि मस्क साहब द्वारा कहा गया है कि मैंने जो चिड़िया कैद में थी उसको मैंने फ्री कर दिया है, पर वास्तविकता में ये चिड़िया कितनी फ्री हुई है ये आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा भी संभव है कि चूंकि एलन मस्क खुद में बहुत बड़े व्यवसायी हैं तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा जिस तरीके से अब लीडरशिप की या ओनरशिप की जब चेंज होता है ट्विटर प्लेटफॉर्म से तो क्या जो इसका कंटेंट स्टैंडर्ड है इसमें भी इसके साथ चेंजेस हो सकते हैं, इसके साथ गिरावट आ सकती है। ये भी एक अक्षय प्रश्न बना हुआ है जो कि आने वाला समय इसका जवाब दे पाएगा। अब आगे ये बात कही जा रही है जिस तरीके से ट्विटर भी बहुत सारी विसंगतियों से अछूता नहीं रह पाया है। जिस तरीके से चाहे डिसइंफॉर्मेशन की बात हो, हैरेसमेंट की बात हो, ट्रोलिंग की बात हो, हेट स्पीच अथवा जब हिंसा के लिए कॉल की बात हो। इसका रिसेंट में एग्जांपल जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन कर दिया गया। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरीके से कड़ी कार्रवाई ट्विटर कर सकता है यदि कुछ ऐसी विसंगतियां इस प्लेटफॉर्म से फैलाती हुई पाई गई। इन सब के साथ भारत की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके कंटेंट को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि जो भी विसंगतियां हैं समाज में यदि प्लेटफॉर्म से फैल रही तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। अब आगे ये बात कही जा रही है जिस तरीके से ट्विटर को मस्क द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, अब आने वाला समय बताएगा कि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है वो किस तरीके से दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनके प्रति
कितना निष्पक्ष रह सकते हैं, कितना न्यूट्रल रह सकते हैं। और जब बात आती है एक रीजनेबल और फ्री स्पीच की, तो अपने प्लेटफॉर्म को वो किस तरीके से एक फ्री स्पीच को न्यूट्रल रहते हुए आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, अथवा कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इस फ्री स्पीच के रास्ते में कहीं रुकावट ना बन जाए। नेक्स्ट आर्टिकल में बात होगी द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन्स ऑफ राजभवन। राजभवन का संविधानेतर भ्रम। जिस तरीके से लगातार केरला की पॉलिटिक्स में गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान जी लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। और अभी हाल में होता क्या है, हालांकि लगातार हिंदू इस संदर्भ में आर्टिकल को कवर करता हुआ है, तो काफ़ी कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया गया है पिछले के एडिटोरियल्स में, पर फिर भी इसमें चूंकि काफ़ी डीपली और कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के माध्यम से ये जो पूरा डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाया गया, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। अब इसमें बात कही जा रही है कि जब स्टेटमेंट होती है केरला गवर्नर की, उन्होंने जिस तरीके से भी हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया है कि पर्टिकुलर एक मंत्री उनके एक वक्तव्य द्वारा जिसको लेकर गवर्नर साहब नाराज होते हैं और उस नाराजगी की अभिव्यक्ति वो विथड्रॉवल ऑफ प्लेजर अथवा जो प्रसाद पर्यंत है उसके समापन से करते हैं। अब आगे ये बात कही जा रही है कि क्या इस तरीके से गवर्नर किसी एमपी को अपनी मर्जी से और बिना किसी सलाह के निष्कासित कर सकता है? क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? इसके संदर्भ में बात हो रही, जिस तरीके से आर्टिकल 164(1) की बात कही गई है कि जो भी कोई मंत्री होते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि प्लेजर ऑफ गवर्नर बना रहता है, अथवा गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत की अनुकंपा जब तक रहती है तब तक जो मंत्री हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब चूंकि इस बात के आगे इसी तथ्य का हवाला करते हुए इन्होंने पहले तो ट्वीट भी किया और उसके बाद बकायदा एक चिट्ठी भी भेजी मुख्यमंत्री ऑफिस में, जहां पर उन्होंने कहा कि जो राज्य के वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और इनडायरेक्टली इनका कहना था कि उनको आप बर्खास्त कर दीजिए। हालांकि जो मुख्यमंत्री साहब हैं विजयन जी, उन्होंने इस बात को करने से इनकार कर दिया, और ऐसे में एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस कह सकते हैं ज़रूर खड़ा हो जाता है। अब आगे बात कही जा रही है कि जो एक तो मामला चल रहा है केरला में, जहाँ पे बात हो रही है कि क्या गवर्नर खुद के बल पे किसी जो एमपी होता है उसको निकाल सकता है अथवा नहीं। दूसरा, केरला के ही गवर्नर से संबंधित मामला है, जब बात होती है कि चूंकि गवर्नर होने के नाते यूनिवर्सिटी के चांसलर भी गवर्नर साहब रहते हैं, और ऐसे में हाल में ही जिस तरीके से कई वाइस चांसलर को इनके द्वारा निकाल दिया गया कुछ विसंगतियों का हवाला देते हुए। अब चूंकि जहां पर वैधानिक शक्तियां इनके पास थीं वहां पर इन्होंने उसका प्रयोग किया और वाइस चांसलर को निकाल दिया। एक नहीं, कई सारे, लगभग 9 वाइस चांसलर। किंतु जब एमपी की बात आती है, चूंकि संविधान में ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए वहां पर ये इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। जिस तरीके से संविधान की अनुच्छेद 163(1) के हवाले से कहा जा रहा है कि जो गवर्नर है वो काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर, और 163(2) में कहा गया है कि जब अपने डिस्क्रेशन पर काम करने की बात आएगी तो वो कुछ ही ऐसे मैटर होंगे जो कि संविधान में जिसकी परमिशन दी हुई है उसमें ही गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य कर सकता है। और ऐसे में निश्चित तौर पर साफ साफ ये लिखा भी गया है कि जो गवर्नर है आमतौर पर वो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है उससे बंधा हुआ रहेगा। सिर्फ ये छूट कब मिलेगी, जब उसको अपने डिस्क्रिप्शन पर कार्य करने की शक्ति संविधान दे रही हो। जिस तरीके से मान के चलिए किसी कैबिनेट मिनिस्टर पर
सैंक्शन लगना है या नहीं लगना है, इस बात को डिसाइड करने की शक्ति हो गई हो। इसके अलावा जब यूनियन टेरिटरी की बात हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो शक्ति दी गई हो, अथवा राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशेष ऑर्डर मिला हो। इन सब के अलावा गवर्नर बिना कैबिनेट की सलाह पर कार्य नहीं कर सकेगा। आगे आर्टिकल 164 में ये बात बताई जा रही है, जिसमें बात कही जा रही है, जिसका हवाला देते हुए केरला के जो गवर्नर है उनका ट्वीट भी आता है, और जो जहाँ पर प्रसाद पर्यंत की बात कही गई है। अब चूंकि जो आर्टिकल 164 है वो बिना 163 से अलग नहीं है, अभिन्न रूप से नहीं देखा जा सकता, इसलिए दोनों ही आर्टिकल को मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि जब तक कैबिनेट अथवा जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी सलाह नहीं देते हैं गवर्नर को कि किसी मंत्री को पद से बर्खास्त करना है, तब तक गवर्नर खुद पे स्वतंत्र रूप से विथड्रॉवल ऑफ प्लेजर नहीं कर सकता। अब ऐसे में आगे बात कही जा रही है कि एच.एम. शिवराई, इनकी जो जूरिस्ट थे, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया था। एक ऑर्डर के माध्यम से आगे बात कही जा रही है। 1993 का एग्जाम्पल लिया गया है, जहां पर आर्टिकल 163 164 की व्याख्या करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि जब बात आती है प्रसाद पर्यंत अथवा प्लेजर की बात आती है, तो उसमें कहा गया कि जो गवर्नर है उनको जो डिस्क्रिशन है वो सभी मैटर जो कि दिया गया है 163 एक के अंतर्गत, उसमें ही डिस्क्रिशन हो सकता है, और जब तक चाहे वो कुछ स्पेशल मैटर की बात नहीं हो जाए, उसके अलावा वो डिस्क्रिशन नहीं है, अथवा जो डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर की होती है वो काफ़ी सीमित रहती है। और अब आगे ये बात कही जा रही है कि जो जब एक संवैधानिक बेंच का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब जजमेंट का व्याख्या किया जाता है, तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है उसको हवाला देते हुए मामले की सुनवाई कही जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेंट किया जाता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कमेंट हुआ था। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है वो किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होते हैं कोई भी एडवाइस जो उनके जो सेक्रेटरी दे रहे हैं उसको मानने के लिए, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो बाध्य रहेगा सामान्यतः जो उनके मंत्री जो भी सलाह देंगे उसके ऊपर। और राष्ट्रपति की बात हो रही कि ही कैन डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है सलाह के विरुद्ध, और सलाह के बिना वो कुछ, न ही सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न ही सलाह के बिना कुछ कर सकता है। और जबकि जब यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति की बात आती है तो वो अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको किसी भी समय पर वो डिसमिस कर सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है तब तक जब तक कि जो मंत्री है जो संसद में यदि वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है तब तक राष्ट्रपति उसको नहीं निकाल सकता। और ऐसा ही सिद्धांत गवर्नर के केस में भी लागू होता है। अब आगे ये बात कही जा रही है, जिस तरीके से जब गवर्नर की बात होती है तो एक टिटुलर हेड है, रियल हेड नहीं है। मान के चलिए जिस तरीके से एक सेलिब्रेटेड हेड हम कह सकते हैं, सिर्फ गवर्नर की भूमिका वहां तक है। और संविधान जिस तरीके से आर्टिकल 164 का हवाला देते हुए गवर्नर की शक्तियों का निर्धारण करता है, जहां पर बेसिकली जो असली मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अथवा प्रसाद पर्यंत, ये शाब्दिक अर्थ गवर्नर के लिए लागू नहीं होता बल्कि एक उक्ति के रूप में लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की असली जो शक्ति होती है वो असली शक्ति गवर्नर के पास नहीं होती बल्कि सीएम चीफ मिनिस्टर के पास होती है। और अब ये भी बात कही जा रही है कि जो गवर्नर होता है उसको, जिस बात का हवाला देते हुए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा ये बात को उठाई गई है, उसमें जब
प्लेजर की बात कही जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात कही जा रही है, जो कि आर्टिकल 164 में दिया भी गया है, उसका हवाला देते हुए पूरी बात उठाई जा रही है। अब आगे इसमें बात कही जा रही है जिस तरीके से खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब गवर्नर की जब डिस्क्रिशन शक्तियां लेने की बात कही गई थी, तो उन्होंने जिस तरीके से पहले, चूंकि जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो पहले इस पे काफ़ी डिस्कस भी हुआ था कि जो मंत्री होता है क्या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक ही वो पद पर बना रहेगा, तो गवर्नर के पास ये जो शक्ति होती है रियल पावर मिलनी चाहिए। इसके जवाब में स्वयं बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने मत को रखा था, और उनके ही बातों के आगे आज का जो मौजूदा धारा 144 है उसकी भूमिका तय होती है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो डिस्क्रिशन होता है गवर्नर का उसको उनसे हटा लेना चाहिए, और जो कैबिनेट है उसको असली शक्ति मिल जानी चाहिए जिससे वो शासन को निर्बाध रूप से चला सके। और अब इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है, सुभाष कश्यप जिनकी संविधान की किताब लगभग हम सभी ने कभी देखा होगा अथवा पढ़ा होगा, उनके द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि जब ड्यूरिंग प्लेजर, प्रसाद पर्यंत शब्द की जब बात आती है तो इसको इस तरीके से समझना होगा कि ये जो प्लेजर है ये तब नहीं काम कर सकता जबकि जो मंत्री है वो अपना सदन में मान लीजिए कि उसने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया है, और तब भी गवर्नर अगर चाहे कि उसकी खुशी उस मंत्री के प्रति बरकरार है तो मंत्री पद पर बना रह सकता है, ऐसा नहीं संभव है। और ऐसे में जैसे ही जो मंत्री है वो सदन के पट पे अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है तो गवर्नर को तुरंत जो अपना प्लेजर है उसको उससे हटाना होता है, और बस इसी संदर्भ में ये प्लेजर का इस्तेमाल होता है। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि जो गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ एक संज्ञात्मक हेड है, असली हेड नहीं होता है, और जब तक जो कैबिनेट है उसकी सदन में मेजॉरिटी है तब तक जो गवर्नर होता है वो कैबिनेट के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। और वर्तमान में जो संकट खड़ा हुआ है उसके बारे में आगे बात हो रही है, जिस तरीके से जब गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो कॉलोनियल ओरिजिन है। गवर्नमेंट ऑफिस का उल्लेख मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, और उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आगे इस पोस्ट को डाला जाता है, 1937 से ये लागू रहता है, और बेसिकली लेकिन उस एक्ट में भी जो गवर्नर है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रहता है। गवर्नर जनरल और जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसके सलाह पर ही इनको कार्य करना होता है। और आगे बात इस बात से भी आर्टिकल में कहा जा रहा है, अब एक पूरी तरीके से जो संविधान में खतरा अथवा एक नए तरीके का मंथन भी उत्पन्न हो रहा है। और अब जब एच.वी. कामत की बात कही जाए, जब उनसे संविधान निर्मात्री सभा में जब आगे बात हो रही थी तो बात पूछा गया कि क्या जो गवर्नर है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्या कोई एक ऐसी गारंटी है, तब उसमें ये बात कही गई थी कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नर स्वतंत्र नहीं है, गवर्नर मंत्री जो परिषद होते हैं उनकी सलाह से बाध्य रहता है। और आगे अब जब शमशेर सिंह बनाम मामला जब आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, इन्होंने जब इसका फाइनल जब डिसीजन ये देते तब ये बात कहते हैं कि राज्य स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की सर्व सामर्थ्यता है, इस स्पष्ट इरादे के साथ कि यहाँ तक कि जहाँ शक्ति या कार्यों को अनुच्छेद में लिखा जाता है ऐसे व्यवसाय को विधायिका के प्रति जवाबदेह मंत्रालय द्वारा निर्णायक रूप से निपटाया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से लोगों के प्रति इस प्रकार हमारे लोकतंत्र को एक शिखर आत्मा को आत्मसमर्पण करने के बजाय जिसका देवत्व हमारे राजनीतिक वस्तुकला की मूल बातें के साथ असंगत है। और ऐसे में जो नियुक्त राज्यपाल हैं उनका कार्य जो संवैधानिक योजना से बंधा हुआ है, हमेशा
निर्वाचित सरकार की नीतियों के अधीन होता है, न कि इसके विपरीत। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।